बच्चों अब आते हैं केमिकल काइनेटिक्स पे। केमिकल काइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। वी स्टडी रेट ऑफ रिएक्शन, किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है। अब बच्चों तुम्हें थोड़ा बहुत याद होगा, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। इसमें ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, मैं इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शंस की बात कर रहा हूं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स। ए बी, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? ऐसे होता था। रेट ऑफ बैकवर्ड किस पे डिपेंड करता था? सी डी बच्चों। क्लियर है यहां तक? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट्स, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट्स। अब अगर मैं ए और बी से सी और डी बना रहा हूं, मतलब इनिशियली हमारे पास क्या है? ए और बी। ए और बी की इनिशियली तो कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, तो डू यू रियलाइज रेट इनिशियली विल बी मैक्सिमम, कि ए और बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। अब ये फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं, रेट फॉरवर्ड इनिशियली लिखना चाहिए। रेट फॉरवर्ड इनिशियली इज मैक्सिमम। अब धीरे धीरे करके रेट फॉरवर्ड क्या होगा? कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? कि रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती जा रही है। हाँ है ना? रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती जा रही है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम होता जा रहा है। अब प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होती जा रही है बच्चों? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इनिशियली क्या था? इनिशियल इनिशियली इट वाज जीरो। प्रोडक्ट होगा तो वो रिएक्टेंट बनाएगा ना। इनिशियली तो सिर्फ ए और बी था, तो इनिशियली बैकवर्ड रिएक्शन का रेट वाज जीरो। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस विद टाइम। क्यों इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ? की प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती जा रही है, और एक पॉइंट क्या आएगा? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर। उस पॉइंट पे ए बी सी डी की कंसंट्रेशन में चेंज आना बंद हो जाएगा। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है गाइस? गुड। अब रेट ऑफ रिएक्शन को हाउ डू वी कैलकुलेट? रेट रेट को कैलकुलेट किसकी टर्म्स में करा जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन, it can be calculated in terms of reactants, in terms of products. It can be written as, rate of reaction can be written as rate of disappearance of reactants. मैं इसे डेल्टा आर बाय डेल्टा टी कर सकता हूं। आई मीन चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम। मतलब इट इज बेसिकली आर टू माइनस आर वन बाई टी टू माइनस टी वन। टी वन कंसंट्रेशन पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वाज आर वन, टी टू पे इट वाज आर टू। क्लियर है यहां तक? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। एक चीज बताओ गाइस, विद टाइम तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? आई मीन टाइम बढ़ने से कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब रेट नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, या एक तरीके से उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करेंगे बाय अप्लाइंग अ नेगेटिव साइन बच्चों। क्लियर है यहां तक? समझ गए? अंडरस्टैंड करो यहां पे समथिंग इंपॉर्टेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा?
इट विल बी डेल्टा आर बाय डेल्टा टी. ओके बच्चों. एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा? इट इज माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी. आई मीन यहाँ पे हमें पता है कि वो डिसअपियर हो रहा है, तो ऑब्वियसली डिसअपियरेंस की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी ना. ऊपर वाले में हमें पता ही नहीं था कंज्यूम हो रहा है या फॉर्म हो रहा है. हाँ है ना बच्चों? मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आएगा कि ये वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा आर बाय डेल्टा डी इज नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन बता रहा है कि रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम. यहाँ पे हमने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया इट इज डिक्रीजिंग, तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा. मतलब वो जो नेगेटिव साइन है वो हमारा इसमें इनकॉर्पोरेट, मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी फॉर रिएक्टेंट. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? गुड. अब आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट. इट कैन बी रिटन एज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी बोल सकता हूं इसे. रेट ऑफ रिएक्शन को मैं कह सकता हूँ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, या पी टू माइनस पी वन बाय टी टू माइनस टी वन. और ये वैल्यू तुम्हारी आनी भी क्या चाहिए? पॉजिटिव. हाँ है ना बच्चों? ये पॉजिटिव आएगी नहीं आएगी कि प्रोडक्ट की अमाउंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम. तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरीके से लिख दिया, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स. और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इज ऑलवेज, रिमेंबर गाइस, रेट ऑफ चेंज इज ऑलवेज डेल्टा सी बाय डेल्टा टी. ओके बच्चों. वहां पे भी मैंने चेंज को क्या लिखा था बेटा? डेल्टा आर बाय डेल्टा टी. यहाँ पे डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. चेंज इज ऑलवेज दिस. अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस में थोड़ा यू हैव टू बी केयरफुल. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? चेंज इज सिंपली और डेल्टा सी बाय डेल्टा टी. एक तरीके रेट ऑफ चेंज इज डेल्टा सी बाय डेल्टा टी. सी फाइनल माइनस सी इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? सी इज इन जनरल फॉर आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. मतलब दोनों में ही हमारा, एक में आर टू माइनस आर वन बाय टी टू माइनस टी वन है, यहाँ पे पी टू माइनस पी वन बाय टी टू माइनस टी वन है. सी को मैंने कंसंट्रेशन के लिए लिख दिया था, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, सी बीइंग योर कंसंट्रेशन, सी टू माइनस सी वन बाय टी टू माइनस टी वन. समझ आया नहीं आया बच्चों? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? क्लियर है गाइस? रेट ऑफ अपीयरेंस इज ऑलवेज, रेट ऑफ अपीयरेंस और चेंज इज ऑलमोस्ट सेम. ठीक है ना गाइस? जब डिसअपीयरेंस के लिए एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, डिसअपीयरेंस के लिए एक नेगेटिव साइन आ जाता है. अपीयरेंस इज सेम एज चेंज, डिसअपीयरेंस के आगे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि डिसअपीयरेंस पूछा गया तो यू विल पुट अप अ नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ चेंज. ओके गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब ये था हमारा एवरेज रेट. एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट. दिस वाज एवरेज रेट, दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. ये क्या होता है बच्चों? दिस कैन बी रिटन एज, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट हमारा रेट तो वही होता था, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी. हाँ है ना? लेकिन अब हमने डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर दिया. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो. और ये हमारा क्या बन जाएगा? माइनस डी आर बाई डी टी. इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इट विल बी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, या फिर इसको हम लिख देंगे डी पी बाई डी टी. समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? नाउ लेट अस हैव द a look at the same thing in a कर्व. में देखते हैं वही चीज.
ये रिएक्टेंट की टर्म्स में था, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए लिखा है। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट इज चेंज, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। Rate of reaction in terms of reactant is rate of disappearance of reactant. In terms of product, it is rate of formation of product. In terms of reactant, rate of reaction is rate of disappearance of reactant. In terms of product, it is equal to rate of formation of product. Good बेटा, आगे चलें। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। भाई ए गिविंग बी ले रहे हैं, दो रिएक्टेंट झेले नहीं जाएंगे, ए गिविंग बी मान के चलो। रिएक्शन है ए गिविंग बी। भाई ए की कंसंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज हो रही है, बी की कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज हो रही है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? गुड। अब देखो गाइस, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम है, ये कंसंट्रेशन ऑफ बी विद टाइम है। ठीक है बच्चों, ये हमारा ये है। ओके गाइस, काइंड ऑफ लाइक दिस। फाइन। हम कहेंगे फॉर दिस टाइम इंटरवल, ये क्या दे रहा है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज बेसिकली योर स्लोप ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। ये हमारा हो गया डेल्टा आर, ये आ गया डेल्टा टी। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? लेट मी मार्क दैट अगेन। दिस इज डेल्टा आर, दिस इज डेल्टा टी। तो इस लाइन की जो स्लोप है, दैट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर टाइम इंटरवल T1 T2। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट फॉर टाइम इंटरवल T1 T2। दिस इज T1, दिस इज T2। समझे या नहीं समझेगा? क्लियर हो गया? तो ये क्या है बेसिकली, दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स, ये और ये, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी स्लोप है। स्लोप नेगेटिव आएगी, इसलिए हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब माइनस साइन लगा देंगे उसके आगे। समझे या नहीं समझेगा? कोई डाउट किसी बच्चे को? प्रोड की टर्म में देखोगे तो जरा इसे ऊपर एक्सटेंड कर दो। गाइस ये क्या हो गया? 1 सेकेंड बच्चे, जस्ट गिव मी अ सेक। सेक बच्चों। हाँ, गाइस प्लीज आवाज नहीं। दिस इज डेल्टा पी, दिस इज डेल्टा टी। ठीक है ना बच्चों? देन द स्लोप ऑफ दिस लाइन is the average rate of reaction in terms of product for time interval T1 T2. Slope of this line is the rate of reaction in terms of product for time interval T1 T2. समझिया नहीं समझेगा? इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है? डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। तो अगर तुम टी को इस बिल्कुल पास ले आओगे, T2 को T1 के बिल्कुल पास ले आओगे, तो लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगी? डू यू रियलाइज दैट लाइन सेगमेंट विल बी बेसिकली दिस गाइस? होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, just give me 1 second. Give me a second, guys. Give me 1 second. हाँ, जब तुम्हारा टाइम बिल्कुल T2 वेरी क्लोज टू T1 आएगा, तो दिस विल बी द लाइन बच्चों। हाँ या ना?
इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या मैं कह सकता हूँ इट इज ऑलमोस्ट लाइक टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम टी। हम टाइम से 2 सेकंड्स के अराउंड देखना चाह रहे हैं व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। लेट दैट 2 सेकंड बी दिस टाइम। इस टाइम पे हम इंस्टेंटेनियस रेट देखना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे तुम टेंजेंट बना दो। इस टेंजेंट की जो स्लोप है दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट। ये हमने देखा है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। और तुम्हें यही चाहिए था इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो तुम ये लो और यहां पे टेंजेंट बना दो, यहां पे टेंजेंट बना दो। दिस विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? समझ गए? हर एक बच्चों क्लियर है ये चीज? तो इंस्टेंटेनियस रेट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम टी। एक पर्टिकुलर टाइम टी पे इंस्टेंटेनियस रेट पूछा है, 2 सेकंड में इंस्टेंटेनियस रेट पूछा है, तो उस पॉइंट पे तुम टेंजेंट बनाओ टू द कर्व। उस टेंजेंट की जो स्लोप होगी दैट विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस रेट। डिपेंडिंग अपॉन तुम रिएक्टेंट के हिसाब से देख रहे हो या प्रोडक्ट के हिसाब से, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ऑनलाइन वाले बच्चों ये चीज समझ में आई ना आई? बताओ गाइस। यस सर। गुड, आगे चलते हैं। हाँ बेटा बोलो। कितना टाइम लगेगा बेटा बनाने में? अच्छा ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या था? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। रेट वाज चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। कंसंट्रेशन हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? मोलैरिटी में, मोल पर लीटर में। टाइम को किस में एक्सप्रेस करते हैं? क्या मैं इसको, इट माइट बी इन सेकंड, मिनट, आवर, डजंट मैटर। तो दिस इज योर यूनिट बच्चों, मोलैरिटी पर टाइम। ठीक है ना बच्चों? कंसंट्रेशन इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर बाय टाइम। ओके गाइस, जैसे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, एग्जांपल के तौर पे। ये है तुम्हारा ज्यादातर रिएक्शंस के लिए यही देख रहे होगे। कभी कभी फॉर गैसियस रिएक्शन, फॉर गैसियस रिएक्शन हम चेंज इन कंसंट्रेशन के बजाय रेट को क्या लिखते हैं? चेंज इन प्रेशर बाय टाइम। तो प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर में, टाइम होगा सेकंड, मिनट, आवर में। तो दैट इज अनदर यूनिट गाइस दैट माइट बी यूज। रेयर है लेकिन यूज हो सकती है। अब बच्चों एक चीज और रियलाइज करो, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाला इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये रेट ऑफ रिएक्शन तो एक ही आना चाहिए। तुम ये तो नहीं कह सकते कि रिएक्टेंट की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन कुछ और है, प्रोडक्ट की टर्म में कुछ और है। जो कि हो जाएगा अगर तुम्हारे पास रिएक्शन कुछ इस टाइप की है। इसमें अगर तुम कहो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, नॉर्मली हम क्या लिखना चाहिए बच्चों? माइनस डी ए बाई डी टी लिखना चाहिए। लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ बी का लिखना चाहिए माइनस डी बी बाई डी टी। इन टर्म्स ऑफ सी का लिखना चाहिए डी सी बाई डी टी, माइनस नहीं आएगा। इन टर्म्स ऑफ डी शुड बी डी डी बाई डी टी। लेकिन मैं चारों में जब वैल्यू निकाल के देखोगे रेट अलग अलग आएगा, क्योंकि ये बैलेंसिंग उस हिसाब से नहीं है, 1:1 रेशो में ही नहीं है। दे आर नॉट रिएक्टिंग इन 1:1 रेशो। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो सबके लिए सेम आना चाहिए। तो आइडिया इज हमने रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा ऐसे।
माइनस वन बाय ए डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वन बाय बी डी बी बाई डी. In terms of C, it will be dC by dt. In terms of D, it will be dd by dt. Sorry, 1 by C dC by dt and 1 by D dt by dt. ये चीज समझ में आई नहीं आई? Why we are dividing by stoichiometric coefficient so that the rate of reaction comes out same whether you look in terms of A or B or C or D. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? इसके ऊपर भी जेई में क्वेश्चन आ जाते हैं. क्वेश्चन रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी आर माइनस क्या होगा? In terms of BrO3 minus H2O की टर्म्स में भी कर सकते हो. आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है. अच्छा गाइस, एक और चीज ध्यान से देखो बच्चों, यहां तक तो समझ गए होगे. डी ऑफ बी आर माइनस बाई डी टी क्या है? चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ बी आर माइनस विद टाइम. डी ऑफ बी आर बी माइनस बाई डी टी सिर्फ ये क्या है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ बी आर माइनस, रेट ऑफ चेंज ऑफ बी आर माइनस. एंड व्हाट इज दिस बच्चों? This is rate of disappearance of Br minus minus dBr minus by dt. माइनस लगा लोगे तो दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br माइनस. ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ BrO3 माइनस, दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ BrO3 माइनस, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ Br2 और इट इज इवन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कितने बच्चों को यहां तक कोई डाउट नहीं है? हर एक को नहीं है ना डाउट? क्वेश्चन गाइस, हमें रिएक्शन दे रखी है 2N2O5 gives 4NO2 plus O2. हमें कहा गया है initially concentration was 2.33 molar. After 184 minutes it reduced to 2.08 molar. Find average rate of reaction. कितना होगा बच्चों? What will be the average rate of reaction बच्चों? मैं साइन के हिसाब से लेके समझाता हूँ. हाँ बेटा, अभी मैं करवा रहा हूँ. बेटा ये जो मैंने भी लिखा था ये क्या था पहले ये बताओ? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ N2O5. ये क्या है बच्चों? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5. और अब इसके आगे में 1 बाय, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों.
क्लियर है यहां तक? गुड, दैट इज व्हाट वी विल हैव। समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड। और ये आंसर किस में आ रहा है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किस में आ रहा है? मोलर पर मिनट। ठीक है ना बच्चों? अब अगर कोई पूछता है सेकंड पार्ट में, एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो होंगे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ NO2 क्या था? अब ये हमने निकाल लिया, इससे डी ऑफ NO2/dt आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन। हाँ बेटा, क्लियर है यहां तक? तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये करता आंसर बच्चों। हाँ है ना? गुड। आगे चले। फाइन गाइस, अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। पहला, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अभी हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था बच्चों? रिएक्टेंट जितने ज्यादा अमाउंट में होंगे उतना रेट ऑफ रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट हाई होगा। हाँ है ना बच्चों? रेट ऑफ reaction is maximum when reactants are maximum. Okay guys? Second, temperature. Rate of reaction increases with increase in temperature. Okay? In most cases, rate of reaction nearly doubles for 10 Kelvin rise in temperature. हर 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। व्हाई इज दैट गाइस? ऐसे समझो, हाँ, ऐसे समझो, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनको प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ एनर्जी होनी चाहिए, ताकि जब वो टकराएं तो वो प्रोडक्ट बना सकें। दे मस्ट बी हैविंग सम सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स विल बी पोजेसिंग मोर एनर्जी, so the chances that now when they collide they will form product, वो बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे वो chances? Now the more molecules are possessing higher energy, the energy required to form product. पहले अगर तुम्हारे पास 100 मॉलिक्यूल थे उसमें से 10 मॉलिक्यूल पोजेस्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो नाउ मोर मॉलिक्यूल्स पोजेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो तुम्हारा मोर नंबर ऑफ प्रॉड मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म फॉर द सेम रिएक्टेंट्स व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। यहां तक समझ गए? इसको प्लीज उससे रिलेट मत करना। किससे? थर्मोडायनेमिक्स में जो तुम पढ़ते नहीं थे या इक्विलिब्रियम में जो पढ़ते थे। हाँ, ली चैडले प्रिंसिपल से रिलेट मत करना, क्योंकि दोनों का सिस्टम अलग है। एक बता रहा है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, एक कह रहा है कि प्रोडक्ट किस रेट से बनेगा।
दे आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स. एक बता रहा है कि इक्विलिब्रियम पे व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. दूसरा ये बता रहा है कि किस रेट से वो प्रोडक्ट बन रहा है. तो दोनों का इंप्लीकेशन अलग अलग है. यू कैन नॉट रिलेट बोथ ऑफ देम. एक चीज बता रहा है, एक रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा है, एक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन बता रहा है. समझ आया नहीं आया बच्चों? ना, क्योंकि अगर दोनों रिएक्शन हो रही है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों हो रही है, तो यू कैन नॉट डिसाइड के तुम्हारा कौन सा ज्यादा अमाउंट में बनेगा. वो उसके लिए ली चैटलियर प्रिंसिपल है. अगर दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो तुम्हारा ली चैटलियर प्रिंसिपल विल डिसाइड कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है. इक्विलिब्रियम वाले केस में ली चैटलियर प्रिंसिपल आता है. ऐसे मान के लेना कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ा. ऐसे समझो इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, फॉरवर्ड का रेट बढ़ा, बैकवर्ड का भी बढ़ा. किसका ज्यादा बढ़ गया वो बताएगा कि रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में आएगा अब या प्रोडक्ट. अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा बढ़ा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम बढ़ा, मतलब ओवरऑल रिएक्शन कहां चली गई? फॉरवर्ड. मतलब प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ गई, रिएक्टेंट की अमाउंट कम हो गई. अब तुमने सपोजिंग टेम्परेचर बढ़ाया और रिएक्शन फॉरवर्ड का भी बढ़ा, बैकवर्ड का भी बढ़ा, दोनों बढ़ रहे हैं. वो कैसे पता चल रहा है? टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, लेकिन फॉरवर्ड का कम बढ़ा, बैकवर्ड का रेट ज्यादा बढ़ गया, तो रिएक्शन बैकवर्ड चली गई ओवरऑल. तो प्रोडक्ट की अमाउंट कम हो गई, रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा हो गई. समझ गया है? टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन. इफ देयर इज अ रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम आ रहा है, मतलब दोनों हो रही है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो वो दोनों का रेट बढ़ाएगा. किस अमाउंट से रेट बढ़ाएगा दैट डिपेंड्स. आगे पढ़ेंगे उसको. क्लियर है गाइस? थर्ड, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बच्चों. भाई कुछ में बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग है तो उन्हें तोड़ना मुश्किल है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो. किसी में रिएक्टेंट आर वीक, रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड्स आर वीक, तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? गुड. फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बच्चों. गाइस देखो कैटलिस्ट क्या करता है. कैटलिस्ट क्या करता है? नॉट एग्जैक्टली गेटिंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, मतलब जितना पहले था एट द एंड ऑफ रिएक्शन उतना ही होगा, लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है. वो एक तरीके से क्या करता है उसको समझो. ये हम आगे सारा कवर करेंगे फिर से, तो स्ट्रेस की बात नहीं है, लेकिन जितना समझ सको उतना बेटर है. पहले हमने कहा 100 जूल एनर्जी चाहिए, रिएक्टेंट के पास 100 जूल एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट बना सके. ठीक है? 100 जूल इज द एनर्जी दैट रिएक्टेंट मस्ट पोजेस सो दैट इट फॉर्म्स प्रोडक्ट. अब इतनी एनर्जी पहले थी सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स के पास. अब या तो टेम्परेचर देके 10 के बजाय 20 मॉलिक्यूल्स को वो एनर्जी दे दो, 100 जूल, ताकि 20 मॉलिक्यूल्स जब टकराएं आपस में तो वो प्रोडक्ट बना दे. या फिर उन्होंने कहो कि भाई तुम्हें 100 किलो जूल एनर्जी या 100 जूल एनर्जी की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ 50 की जरूरत है टू फॉर्म प्रोडक्ट. दैट इज द पर्पज ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या कहता है कि यार तुम्हें एनर्जी वैसे चाहिए थी 100 टू फॉर्म प्रोडक्ट, मैं कहता हूँ 100 नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ 50 चाहिए टू फॉर्म प्रोडक्ट. अब बताओ 50 कितने मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है? क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग प्रोडक्ट. मतलब उसने जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो बैरियर है, उसको डिक्रीज कर दिया. पहले 100 जूल एनर्जी वाज द एनर्जी दैट रिएक्टेंट शुड हैड सो दैट इट फॉर्म्स प्रोडक्ट. नाउ इट इज ओनली 50 जूल एनर्जी दैट द रिएक्टेंट मस्ट पोजेस सो दैट इट फॉर्म्स प्रोडक्ट. 100 सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स के पास ही, 50 हो सकता है 50 मॉलिक्यूल्स के पास हो. इतनी एनर्जी तो 50 मॉलिक्यूल्स के पास हो. कम एनर्जी तो और मॉलिक्यूल्स के पास, मतलब 100 से ज्यादा होना इज डिफिकल्ट. 50 से ज्यादा होने के लिए देयर विल बी मोर मॉलिक्यूल्स व्हिच पोजेस एनर्जी 50 और अबव. तो नाउ मोर मॉलिक्यूल्स आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग प्रोडक्ट. या तुम मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ज्यादा दो, या जो एनर्जी चाहिए टू फॉर्म प्रोडक्ट उसे डिक्रीज कर दो.
या तो एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड कर दो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, या फिर तुम वो जो एनर्जी बैरियर है, जो मिनिमम एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स को चाहिए टू फॉर्म प्रोडक्ट, उसे नीचे गिरा दो। तो कैटलिस्ट उसे नीचे गिरा देता है। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में क्या होता है? पहली चीज, इट generally increases the rate of reaction without getting consumed in reaction. ठीक है बच्चों? In case of reversible reaction, it helps in quick attainment of equilibrium without disturbing the state of equilibrium. ये याद है बच्चों हम किस चीज की बात कर रहे हैं? कैटलिस्ट में याद है गाइस, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था रेट कांस्टेंट बढ़ा रहा होता है, दोनों का रेट कांस्टेंट बढ़ाता है, फॉरवर्ड का भी बढ़ाता है, बैकवर्ड का भी बढ़ाता है। के फॉरवर्ड इंटू के डैश, के बैकवर्ड इंटू के डैश, और जो के इक्विलिब्रियम है वो वही रहा जो, क्योंकि के डैश दोनों से कैंसल आउट हो गया। इट इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बाय द सेम अमाउंट। तो इक्विलिब्रियम तो जल्दी अटेन हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम में जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहेगी, चाहे कैटेलाइज लो चाहे अनकैटेलाइज लो। वो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे जल्दी ले आएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पे जो अमाउंट होगी वो वही होगी कैटेलाइज में भी और अनकैटेलाइज में भी। समझ आया नहीं आया बच्चों? हाँ बेटा बोलो। हाँ, बाकी मॉलिक्यूल्स टकराएंगे। तुम कह रहे हो कि 50 एनर्जी चाहिए टू फॉर्म प्रोडक्ट, है ना? 100 का 50 कर दिया हमने। अब जो 50 है वो जब आपस में टकराएंगे वो प्रोडक्ट बना देंगे, जो बाकी है वो टकराएंगे, रिबाउंड कर जाएंगे विदाउट एक्चुअली फॉर्मिंग प्रोडक्ट। नॉर्मली 100 चाहिए टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब 100 से अगर बाई चांस, कैटलिस्ट ने क्या कहा कि यार तुम्हें 100 नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ 50 चाहिए। कैटलाइज ने उसे एक डिफरेंट पाथ दे दिया टू अ प्रोडक्ट। उसने कहा पहले तुम जैसे टकरा रहे थे इन अ सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस, उन कंडीशंस में 100 जूल एनर्जी वाज रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। उसने उसको एक डिफरेंट पाथ से ले गया कि यार इस पाथ से अगर तुम रिएक्शन करते हो, इस कैटलिस्ट एक्चुअली मतलब रिएक्शन में इट इज हेल्पिंग इन द रिएक्शन। याद लगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन इट इज अगेन रीजनरेटेड, बट द आइडिया इज इट हैज टेकन रिएक्शन थ्रू अ डिफरेंट पाथ जिसमें तुम्हारा कम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। पाथवे ही डिफरेंट कर दिया उसका। मैं तो ये कह रहा हूँ, सपोज मैं वैसे समझाता हूँ। पहले हम कह रहे हैं लेट देयर बी एक्स मॉलिक्यूल्स विच पोजेस एनर्जी ग्रेटर देन 100, ठीक है ना? अब हम कह रहे हैं व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स विच पोजेस एनर्जी मोर देन 50। इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो। मैं बस ये पूछ रहा हूँ x1 और x2 में कौन सा बड़ा होगा? x2 बड़ा होगा ना, वही मैं कह रहा हूँ। नाउ मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। पहले ये एनर्जी थी जो प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए थी, अब ये एनर्जी है जो प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए। ये एनर्जी ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास मिल जाएगी, ये एनर्जी कम मॉलिक्यूल्स के पास मिलेगी। जिन मॉलिक्यूल्स के पास वो एनर्जी है वो टकराने पे प्रोडक्ट बना देंगे, बाकी टकराएंगे, रिबाउंड कर जाएंगे विदाउट फॉर्मिंग प्रोडक्ट। समझ में आया नहीं आया बेटा? नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट हो गया बच्चों? नहीं, स्टक करना था। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, लार्जर इज द सरफेस एरिया, फास्टर इज द रिएक्शन।
larger is the faster is the reaction बच्चों. क्लियर है यहां तक? और सर्फेस एरिया बढ़ाओगे कैसे? तोड़ तोड़ के उसको ब्रेक कर दो. ब्रेक करने से ओवरऑल सरफेस एरिया बढ़ जाता है. तो ये आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? डिवीजन ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस द सरफेस एरिया. डिवीजन ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस सरफेस एरिया. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, समटाइम्स presence of light increases rate of some reaction. ओके बच्चों, ये H2 + Cl2 की जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो होती है इन एब्सेंस ऑफ लाइट. इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट टेक्स प्लेस वेरी रैपिडली. रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टू गिव. हाँ, इन सब्स्टिट्यूशन क्यों? तुम ऑर्गेनिक का तो नहीं सोच रहे ना? हाइड्रोजन और क्लोरीन बेटा, हाँ नॉर्मल, इट टेक्स प्लेस फास्टर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एज कंपेयर टू एब्सेंस ऑफ लाइट. हाँ वो भी उसमें होती थी. ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा. यहां तक समझ में आया नहीं आया बच्चों? कर लिया हर एक बच्चे ने नोट? गुड. अब एक्सक्यूज आते मी हैं. सर. हाँ बेटा बोलो. क्या हो गया? हाँ बोलो बेटा. तो सर जो लाइट मतलब उसको लाइट कैसे उसको क्या कहते हैं रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है मतलब एनर्जी रिएक्शन, प्रोवाइड करके. नॉट ऑल ऑफ देम. कुछ रिएक्शंस को इफेक्ट करता है, नॉट ऑल ऑफ देम. ये कुछ स्पेशल है बेटा सर कि तो मतलब ऐसे ऐसे मान के चलो कि फैक्ट रिमेंबर पे चले जाओ यार. क्यों उसको डिस्कस कर रहे हैं? जस्ट रिमेंबर इट एज अ फैक्ट दैट नॉट ऑल द रिएक्शन, सम पर्टिकुलर रिएक्शन को इफेक्ट करता है. क्यों? जो एनर्जी है वो तुम्हारी लाइट की फॉर्म में आ रही है, दैट इज इजियर. इट वो इजी कर देता है उस रिएक्शन को. नॉट ऑलवेज द केस, इन सम स्पेशल केसेस इट हैपेंस. जैसे एक केस मैंने लेके बता दिया, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गिविंग HCl. ठीक है बेटा? हाँ बेटा. किन में हो सकता है उस लाइट में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हो. एक पर्टिकुलर लाइट में फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हो जिसपे तुम्हारा क्लीवेज ऑफ HHNCl बॉन्ड इज इजियर. ऐसे समझ सकते हो कि जब तुमने लाइट डाली तो उसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है जो कि तुम्हारा इजिली उस बॉन्ड को ब्रेक करवा देगी. ठीक है बेटा? वेदांत यस सर. समझ गए ना? लेकिन मैं एज अ यस टीचर सर. मैं तो ये कहूंगा कि जस्ट रिमेंबर इट एज अ फैक्ट. ये जो मैंने रीजनिंग दी है ये मैंने अपनी तरफ से दी है कि उसमें फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है जो कि तुम्हारा बॉन्ड को ब्रेक करवाना इजी कर दे. ठीक है ना? अदरवाइज आई वुड रिकमेंड कि इसको जस्ट फैक्ट के तौर पे याद करो और आगे चलो. हाँ बोलो सिमरन बेटा, बोलो क्या हुआ? 1 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ बेटा. ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? आगे चलें. अब आते हैं रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट. रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट. गाइस देखो, मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे. एंड समटाइम्स इट इवन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. रेयर केस डिस्कस कर लेंगे. ठीक है बच्चों? इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, समटाइम्स इट इवन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. रेयर केस है, डिस्कस कर लेंगे. ठीक है ना बच्चों? तो अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन
in terms of concentration. Concentration of reactants is called rate law. Rate law क्या बताता है? How rate of reaction is dependent on concentration of reactants. How rate of reaction is dependent on concentration of reactants. जैसे अभी तक जितनी भी हमने रिएक्शंस पढ़ी थी केमिकल इक्विलिब्रियम में, अगर मैं ये लेता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था? इट वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज की पावर ए बी रेज की पावर बी. करते थे नहीं करते थे? जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो हमारा किस में जाता था? पावर में जाता था. नॉट नेसेसरली द केस. ये सिर्फ हमारा होता है एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शंस में. तो जितनी भी हमने रिएक्शंस अभी तक पढ़ी हैं वो सारी आ रही एलिमेंट्री पढ़ी थी केमिकल इक्विलिब्रियम में. उन्हीं में ये कर सकते हो कि जो तुम्हारा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही पावर में चला जाए. जा भी सकता है ना भी जाए. जाएगा तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, नहीं जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. ठीक है ना बच्चों? आइदर इट इज एलिमेंट्री और इट इज कॉम्प्लेक्स. तो अभी हमें नहीं पता क्या है, मैंने एक्स वाई लिख दिया. एलिमेंट्री होगा तो एक्स विल बी इक्वल टू ए, वाई विल बी इक्वल टू बी. एलिमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, एक्स एंड वाई माइट बी डिफरेंट. ठीक है ना बच्चों? तो एक्स कॉमा वाई may or may not be equal to A and B. ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? गुड. तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने कहा भाई इक्वेट भी करना पड़ेगा, तो एक चीज क्या ऐड कर दो? के. ठीक है ना बच्चों? हमने के ऐड कर दिया. के ए रेज की पावर एक्स बी रेज की पावर वाई. बच्चों क्लियर है यहां तक? इस के को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट. ओके बच्चों, गुड. तो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी? रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज 1. समझा नहीं समझेगा? रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज 1. ठीक है ना बच्चों? अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट. पहला, K is measure of rate of reaction. जिसका K ज्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा. फास्टर विल बी द रिएक्शन. ऑब्वियसली बात है, हाँ है ना बच्चों? डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट K. Different reactions have different K बच्चों. At a fixed temperature, K is constant. At a fixed temperature for a particular reaction, K is constant. And characteristic of reaction. Okay guys, but it changes with temperature. टेम्परेचर चेंज करोगे तो तुम्हारा के भी चेंज होगा. इक्विलिब्रियम में तुम्हें याद है के चेंज होता था, और के चेंज होता था इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता था. हाँ है ना बच्चों? दैट चेंज वाज बिकॉज ऑफ चेंज इन के. कि के इक्विलिब्रियम क्या होता है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड बाय रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड. इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना बच्चों? तो के एफ भी है, के बी भी है, एंड दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. तो जब टेम्परेचर चेंज करोगे के एफ चेंज होगा, के बी चेंज होगा, के इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा.
समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, rate constant is independent of concentration. ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता रिएक्टेंट की। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इनफैक्ट ये के ही हमारे सारे फैक्टर्स को अकोमोडेट कर रहा होता है। कौन से वाले? कि कितनी एनर्जी चाहिए रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये सारे फैक्टर हमने कहा था ना बेटा, मैंने कहा था कैटलिस्ट तुम्हारा किस चीज को अफेक्ट करेगा बच्चों? अब ये हमने कैटलिस्ट की बात करी या टेम्परेचर की बात करी, और हम कह रहे हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है। वो किसको अफेक्ट कर रहा है टेक्निकली? के को अफेक्ट कर रहा है बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? वो किसको अफेक्ट कर रहा है? के को अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में बाकी टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है, इट इज ओनली के जो कि हमारा अफेक्ट हो रहा है टेम्परेचर से। गॉट इट गाइस? गुड। पर्टिकुलरली मतलब सर आप एलिमेंट पर की बात कर रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर रिएक्शन और एनी पर्टिकुलर रिएक्शन बोथ। ठीक है बच्चों? जरूरी नहीं है जैसे 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, इसका रेट होता है के NO स्क्वायर O2। तो ये कैसा है बच्चों? एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स? इट इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन। ये जो रेट है फिर निकालते हम कैसे हैं? अगर ये ए और बी एक्स और वाई नहीं है, हाउ डू वी कैलकुलेट इट? इट इज समथिंग विच इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। इट इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली बच्चों। समझ आया नहीं आया बच्चों? यहां तक कर लिया नोट? एक्सपेरिमेंटल डाटा है, अभी तो बताया एक्सपेरिमेंटल है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ना ना, समझ आया नहीं आया बच्चों? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बच्चों। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे? बच्चों देखो मैंने अभी बताया था ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट्स। बेटा इसके अंदर रेट वाज के ए रेज़ की पावर एक्स बी रेज़ की पावर वाई, वेयर एक्स एंड वाई माइट बी ए माइट बी बी और नॉट। ठीक है ना बच्चों? तो एक्स इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A. Y is the order of reaction with respect to B. And X plus Y is the overall order of reaction. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अब जरूरी नहीं है ऑर्डर हमारा 1 2 इंटीजर वैल्यूज है, इट माइट बी फ्रैक्शन 2। अभी हमने देखा था ना हाफ, Cl2 रेज़ की पावर हाफ। Order of reaction can be 0 1 2 3 or
even half type, even fraction. थ्री बाई टू इस टाइप से हो सकता है, ठीक है ना बच्चों? हाँ, और इवन फ्रैक्शन, इवन फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों? गैस क्लियर है यहाँ तक? ऑलराइट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है? पावर जीरो, ए गिर बी भी है। अगर मैं कह रहा हूँ रेट इज के ए रेज की पावर जीरो, तभी तो जीरो ऑर्डर बनेगा ना बच्चों। तो डू यू रियलाइज, ये तो सिर्फ के ही बच गया। हाँ है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है? दो चीजें इंपॉर्टेंट आ गई यहाँ से जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। एक, पहली इंपॉर्टेंट चीज, रेट ऑफ रिएक्शन डज इट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स? इंडिपेंडेंट। Independent of concentration of reactants, and the reaction का rate will not decrease with time. Rate of reaction will not decrease with time. एक फिक्स रेट से रिएक्शन होती आएगी और फिर वो खत्म हो जाएगी। एक फिक्स रेट क्या बच्चों हमारा? के, उससे रिएक्शन होती आएगी एंड इट विल गेट ओवर गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। हाँ बेटा बोलो। रिएक्शन taking place in single step को बोला जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। एंड reactions taking place in multiple steps। मल्टीपल स्टेप्स का मतलब है मल्टी स्टेप रिएक्शन, और वो हर एक स्टेप कैसा है? एलिमेंट्री स्टेप। हर एक स्टेप क्या है बच्चों? एलिमेंट्री स्टेप्स। मल्टीपल एलिमेंट्री स्टेप्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? हाउ मेनी किड्स आर क्लियर विद दैट? हर एक बच्चा क्लियर है? दैट्स गुड बच्चों। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट बच्चों हमें बताए, ए गिविंग बी ले रहा हूं मैं। रेट इज के ए रेज की पावर एक्स। एक्स इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब रेट की यूनिट क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? रेट को एक ही टर्म में क्या लिखेंगे हम? रेट की यूनिट क्या होती है? मोलैरिटी पर सेकेंड। हाँ है ना बच्चों? एंड इज के मोलैरिटी रेज की पावर ऑर्डर। लेट द ऑर्डर बी एन। एन ले लेता हूं मैं, या एक्स ही लूं, एक्स ले लेते हैं, चलो एक्स लिया, एक्स से ही काम चलाते हैं। क्लियर है गाइस?
तो के क्या बन जाएगा? मोलैरिटी रेज़ टू पावर 1 माइनस एक्स सेकेंड इनवर्स। दीज आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट बच्चों। कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 माइनस एक्स टाइम रेज़ टू पावर माइनस 1, where x is the overall order of reaction, overall order of reaction। ठीक है ना बच्चों? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ के? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये क्वेश्चन जेई में आ रखा है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा? ठीक है बच्चों, फील आ रही है नहीं आ रही है? गाइस प्लीज आवाज नहीं। गॉट इट और नॉट गाइस? क्लियर है यहां तक? गुड। गैसियस रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? हम कहेंगे जैसे ये होता है ना बच्चों, ये होता है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं? इंस्टेड ऑफ दिस वी विल टेक एटमॉस्फेयर, हियर वी विल टेक एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सारा क्लियर है या नहीं? गुड। ये जो के है ये किस किस चीजों में डिपेंड करता है गाइस फॉर अ रिएक्शन? कंसंट्रेशन बोलोगे ना कुटाई हो जाएगी। टेम्परेचर दूसरा किस पे डिपेंड करता है बच्चों? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए फिक्स्ड है। राइट गाइस? एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए फिक्स्ड है, रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और तीसरा किस पे डिपेंड करता है बच्चों? कैटलिस्ट पे। हाँ के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम क्यों नहीं चेंज होता भाई? टेम्परेचर क्या? वो तो चेंज होंगे टेम्परेचर क्या, तभी तो के इक्विलिब्रियम चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। के चेंज होता है तभी तो के इक्विलिब्रियम चेंज होता है। के डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, कुछ भी हो, के डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। भाई रेट डज नॉट डिपेंड ऑन, रेट और रेट कांस्टेंट में फर्क है। रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लिखवाया था मैंने। तुम कौन सी स्टेटमेंट की बात कर रहे हो? मैं तो इसमें ये बता रहा हूं कि K इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? पक्का समझ में आया नहीं आया? श्योर यू गॉट दैट एवरीबॉडी? हाँ बेटा कर लो नोट, नोट इट डाउन।
कर लिया नोट, नहीं कर लिया गाइस? करो नोट बेटा, और तो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने थे गाइस। क्वेश्चंस की हिम्मत है बच्चों? हाँ, कर लिया नोट? ठीक है बच्चों, जस्ट अ सेकंड गाइस, गिव मी अ सेकंड।